चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। पहले तो हम समझते हैं कि इक्वालिटी क्या होती है, जिससे हमें पता चलेगा कि इनइक्वालिटी फिर क्या होगी। इक्वालिटी से मुराद है कि दो एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपस में हम कहते हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 4x इज इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू 8, यानी कि x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है। हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं कैसे? हम x 4 जो है इधर इस दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का ये मतलब है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू 2 है। हम कहते हैं यार इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने का ये मतलब होता है कि हम उसमें मौजूद अननोन वेरिएबल्स की वो वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमने इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। ये बेसिक आप समझ लीजिए कि बेसिक अलजेब्रा है कि जब हमारे पास कुछ एक इक्वेशन होती है, हम उसमें x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ, और उसके बाद हम x का आंसर निकालते हैं। तो x का ये वाला आंसर उसका वो सोल्यूशन होता है, वो वैल्यू होती है जो हम उस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये मुझे अब सोचना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद उसके बगैर ये आंसर गलत हो जाएगा। 9x माइनस 6, तो x का आंसर जो है वो निकालते हैं हम। तो x क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, तो 9x माइनस 6 और ये माइनस 6x, ये वाला 6x इधर जाके माइनस हो गया, ये वाला माइनस का 6x उधर जाके प्लस हो गया जी। ठीक है जी, तो हमारे पास इधर क्या बना जी 5 प्लस 6, तो हमारे पास 3x जो है वो 11 के इक्वल आ गया और x जो है 11/3 यानी कि 3.67 आ गया। तो x का ये आंसर 3.67 अगर मैं इस जगह पे पुट करूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल ए सोल्यूशन। देखें 6 की जगह पे 3.67 मैं x की जगह पे रखूंगा प्लस 5 और राइट हैंड साइड पे 9 इंटू 3.67 माइनस 6। अब ये थोड़ा सा राउंडिंग में फ़र्क आएगा क्योंकि ये x का आंसर 3.6666 ऑनवर्ड चलता रहता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जब इसकी जगह पे ये वैल्यू रखी है तो हमारे पास देखिएगा क्या आंसर आता है 27.2 3.67 इंटू 9 माइनस 6, 27.3। ठीक है जी 27.3, वही जो राउंडिंग का जो थोड़ा सा फर्क है, ये भी आप समझ लीजिए कि एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने से मुराद है उसमें मौजूद x के वो तमाम आंसर्स फाइंड आउट करना जो कि इसको ट्रू कैलकुलेट कर देते हैं। सिमिलरली एक और इक्वेशन होती है जी विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x की जो पावर होती है उसमें x स्क्वायर भी मौजूद होता है, x स्क्वायर मौजूद होता है, और इसके साथ जो इस तरफ वैल्यू जो लिखी होती है ना वो एक नॉन जीरो कोएफिशिएंट। इस तरह की इक्वेशंस जिसमें एक्स स्क्वायर मौजूद हो और उसके साथ इस तरफ जीरो ना हो, कुछ और हो, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी और सी जो है ये कुछ ना कुछ हो सकते हैं, लेकिन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दो पॉसिबल आंसर्स के इक्वल होती है। ठीक है, वो कैसे देखिएगा ज़रा। मेरे पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये मेरे पास एक इक्वेशन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सवाल ये है कि क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहां पे x भी है और c भी है। कैसे देखना जरा, 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0
इज इक्वल टू 64। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। x के साथ 0 लिखा हुआ है तो ये फैक्टर 0 है और ये भी 0 है, और 0 0 जमा हो रहे हो तो ना भी लिखें तो चल जाता है। तो यस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। बस इसमें यह है कि x वाला कंपोनेंट नहीं है। सो व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स होंगे। जरा इसको सॉल्व करते हैं जी। एक्स स्क्वायर इसी तरफ रह जाएगा, 64 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये 16 रह जाएगा। फिर x का स्क्वायर रूट लेंगे, इन दोनों तरफ हम लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x के आंसर आएंगे +4 और -4। अब x का आंसर +4 हो तो भी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर 64 के इक्वल ही आएगा, और x का आंसर -4 होगा तो भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर प्लस का 64 ही आएगा। करके देख लेते हैं, दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। मैं कहता हूँ जनाब अगर हमारा x जो है वो +4 है तो 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू +4 स्क्वायर, 4 4 द 64, 4 4 द 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। और अगर x का आंसर -4 हो तो क्या होगा, 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू -4 का स्क्वायर, और ये भी 64 के इक्वल ही आता। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसके सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, दो पॉइंट्स होते हैं जो इस इक्वेशन को ट्रू साबित करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन का को ट्रू होल्ड करते हैं। यानी कि x अगर मैं 4 रखूंगा तो भी 64 के इक्वल आंसर आएगा, x -4 रखूंगा तो भी 64 के इक्वल आंसर आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, इससे आगे हम चलते हैं। हमारे पास एक होती है जी इनइक्वालिटी। जिस तरह से दो वेरिएबल्स के दरमियान में इक्वल टू का रिलेशनशिप पाया जाता है, जो हमें ये कहता है कि इन दोनों जो दोनों एक्सप्रेशन हैं 4x और 8 ये एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह से हम इनमें से एक का दूसरे के साथ ग्रेटर देन या लेस देन का रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। तो इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। दुनिया में जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर हर पहले वेरिएबल को ए और दूसरे को बी कह दे तो इन दोनों के दरमियान में कोई तीन में से एक रिलेशनशिप होगा, या एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक बड़ा होगा या दूसरा छोटा होगा, एक बड़ा होगा या वो छोटा होगा। तीन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान में फॉल कर रहा होगा। तो जनाब इक्वालिटी का हम लोगों ने देखा है रिलेशनशिप, लेकिन इनइक्वालिटी भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जो हमें ग्रेटर देन और लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। वी कैन से 4x इज ग्रेटर देन 8, 4x इज ग्रेटर देन 8। तो जिस तरह से इक्वालिटी का आंसर सिर्फ एक वैल्यू आता था, इसी तरह से इनइक्वालिटी को भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे इनके दरमियान में इक्वल टू का साइन लगा है। तो हम लोग 4 इधर से उधर ले जाएंगे, x विल इज ग्रेटर देन 8/4 और x इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। हम ये कहते हैं कि हर वो वैल्यू जो 2 से बड़ी है, वो जब हम लोग इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी ट्रू साबित होगी। तो बेसिकली इनइक्वालिटी के अंदर हम x का जो आंसर निकालते हैं x इज ग्रेटर देन 2, तो हम हर उस आइटम की बात कर रहे हैं जो कि 2 से बड़ी है। वो कौन कौन सी हैं? यानी कि मैं इसकी जगह ये भी कह सकता था कि x इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। x का कोई भी आंसर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, व्हाटएवर, वो इन्फिनिटी तक जाए, वो हमारे लिए कोई भी आंसर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन जो है वो ट्रू साबित होगी। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि x का आंसर है 7 और 4x ग्रेटर देन 8 के अंदर जब मैं x की जगह 7 रखूंगा तो कितना आंसर आता है जी? 28 ग्रेटर देन 8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये भी पाकिस्तानियों की तरह होता है, जिधर को जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खोल लेता है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन जिस तरफ इसका मुंह खुला है ना, उस साइड पे बड़ी आइटम होगी, बड़ी अमाउंट होगी। तो बड़ों को सलाम होती है, बड़ों की तरफ मुंह होता है, छोटों को पीछे धकेल दिया जाता है। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, इसका मुंह जिस तरफ खुला है वो वाली साइड बड़ी होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है?
जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू है, 28 8 से बड़ा होता है। तो हम x का कोई भी आंसर इसकी जगह पे रख देंगे तो हमारी ये इनइक्वालिटी ट्रू साबित होगी। तो जहां पे इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल आंसर को रेफर करता है, वहां पे इनइक्वालिटी इन्फिनिट नंबर ऑफ आंसर्स को रेफर करता है। हर वो नंबर जो 2 से बड़ा है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। सोल्यूशन उस चीज को कहते हैं कि जो हम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी में पुट करें और वो इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड ट्रू, वो राइट हैंड साइड, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो ट्रू साबित हो जाए। फर्ज करें कि मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो आंसर आएगा 4 ग्रेटर देन 8, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को ब्रॉड करना है, ये सोचना है कि इनइक्वालिटी का सिर्फ एक करेक्ट आंसर नहीं होता, इनइक्वालिटी के इन्फिनिट करेक्ट आंसर्स होते हैं, क्योंकि वो एक नंबर से बड़े या छोटे जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं उन सब को रेफर कर रहा होता है। ये है जनाब इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना हो तो इनइक्वालिटी को आपने बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल टू का साइन ही कंसिडर करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक इनइक्वालिटी हो 6x + 5 इज ग्रेटर देन 9x - 6, तो हम सिंपली इसमें ये ग्रेटर देन का जो साइन है इसको इक्वल टू की तरह इग्नोर जो है वो कंसिडर करेंगे और इसको छेड़ेंगे नहीं। सिर्फ एक सिचुएशन में छेड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें। 6x इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x - 6x आ जाएगा। और इधर -6 था, इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर 5 + 6 आ जाएगा। ग्रेटर टू का साइन उसी तरह से इधर 11 है और इधर 3x है, 3x उधर जाके डिवाइड होगा 11/3 x के साथ, और x विल बी ग्रेटर देन, या इस केस में x विल बी लेस देन 3.67 बना था जी इसका आंसर। तो अब x जो है वो 3.67 से छोटा है, ये हमारा सोल्यूशन है। बेसिकली हम हर उस वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, ऑल आइटम्स दैट आर लोअर देन 3.67 आर आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यानी कि हर वो आइटम जो 3.67 से छोटी है, देखें 3.67 बड़ा है, x छोटा है, तो x रेफर करता है हर उस आइटम ऑफ सॉल्यूशन को। तो अगर x छोटा है, छोटे वाली साइड पे 3.67 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो x हैं, और x से मुराद होगी 3.67 से छोटे वाली सारी आइटम्स। तो इनइक्वालिटी को जो सॉल्व करना होता है वो इक्वल टू की तरह ही होता है, आपने उसको इक्वल टू की तरह ही सॉल्व करना है। इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ज़रा नोट्स की तरफ जाएंगे। इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, यहाँ पे एक और इनइक्वालिटी लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इनइक्वालिटी है 54 - 6x इज ग्रेटर देन 9 - 4x। ठीक है जी, जरा देखिएगा गौर से, इनइक्वालिटी के साइन को हम उसी तरह से रखेंगे, -6x उधर जाके प्लस का 6x हो जाएगा, इधर ये माइनस हो रहा था उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे -4x पहले ही है, प्लस का 6x हो जाएगा, इधर 54 था, ये 9 इधर ऐड हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, -9। ठीक है जी, इस तरफ रह जाएगा 45, इस तरफ रह जाएगा 2x, x अकेला करना होगा तो 45 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 22.5 जो विल बी द आंसर ऑफ x। सिंपल। इनइक्वालिटीज में कोई चीज इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, इधर माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, कोई चीज इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी।
सिर्फ एक चीज में चेंज आएगा और वो हमने करना है साइन में चेंज। साइन जो है इसका तब चेंज होगा जब एक चीज जो है इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है और दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। यानी कि इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो उसका उल्ट हो जाएगी। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो जाके डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड हो रही थी तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रही होगी। पहली बात मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। दूसरी बात वो नंबर माइनस वाला हो, ठीक है जी, नेगेटिव साइन के साथ हो, तो फिर हम ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन रिवर्स कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर वो नंबर माइनस हो रहा है, जैसे ये -6 था यहाँ पे, ये माइनस हो रहा था, ये उधर जाके ऐड होगा, इसमें साइन चेंज नहीं करना। साइन आपने साइन की डायरेक्शन सिर्फ तब चेंज करनी है, ये वाला साइन इनइक्वालिटी के साइन की डायरेक्शन तब चेंज करनी है जब दूसरी तरफ जाने वाला नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड हो और वो नेगेटिव नंबर हो। सही है जी। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? हम कहते हैं जी 54 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन -x, -x स्क्वायर कर लेते हैं या -x ही रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं जी 16 ओवर x इज ग्रेटर देन -x। ठीक है जी। और ये x भी जो है ये हम इधर ही रखते हैं, इधर वाले का साइन चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल है। अब ये देखिएगा -x इधर जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो एक तो उसको जाके सिंपल उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो जब कभी माइनस की आइटम इधर से डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अब जरा याद रखिएगा ये क्या बनेगा जी 16 लेस देन -x इंटू एक्स कितना बनेगा जी? -x स्क्वायर। ठीक है, -x इंटू एक्स -x स्क्वायर बनेगा। x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस माइनस माइनस तो -x स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। लेट्स सपोज इधर जो है वो हमारे पास 6x है और इधर 4x है, तो अब आपके पास क्या बनेगा जी? -24x स्क्वायर। ठीक है जी, -24x स्क्वायर। फोर है इधर, 4 है उधर 6 है, -24x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसको फर्दर अब हम सॉल्व नहीं करते, इसको -24 को अलग करके, खैर ये इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक आ जाती है। लेकिन ये रूल समझ लीजिए, अभी हम इसकी कोई प्रैक्टिस बुक से भी करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस की वैल्यू जब इधर से उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो हम लोग इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। फिर इसी तरह से कुछ कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं जी? कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के अंदर इक्वल टू की रिलेशन भी पाया जाता है, इक्वल टू का रिलेशनशिप भी पाया जाता है और ग्रेटर देन या लेस देन में से कोई एक रिलेशनशिप भी पाया जाता है। तो ये बेसिकली दो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 9x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5। तो ये बेसिकली इन दोनों सिनेरियोज को रेफर कर रहा होता है। यानी कि 9x स्क्वायर 5 के इक्वल हो तो या 5 से बड़ा हो तो इन दोनों में दोनों रिलेशनशिप पाए जाते हैं। ठीक है जी, कंपाउंड इनइक्वालिटीज होती हैं। फिर कोई कंटिन्यूअस इनइक्वालिटीज होती हैं, जैसे कि वो कहता है जी x स्क्वायर इज लेस देन 4x स्क्वायर इज लेस देन 24 इंटू एक्स। नहीं जी 84 इंटू एक्स कर लेते हैं। तो ये भी एक कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है जिसमें जो सेंटर वाला होता है इसका दोनों के साथ रिलेशनशिप होता है। यानी कि सेंटर वाले को एक दफ़ा इसके साथ लिख लें, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर इज लेस देन 84x। ये इन दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपके पास इस तरह से हो कि इनइक्वालिटी का साइन डबल हो, उसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। और अगर आपके पास ऐसे हो कि इनइक्वालिटी के साइन दो जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे यहाँ पे है, तो सेंटर वाला जो है इसका दोनों के साथ रिलेशनशिप होता है। और
इन दोनों का भी आपस में इनइक्वालिटी का यही रिलेशन होता है। जैसे एक्स स्क्वायर और 84x स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान में भी रिलेशन निकालना चाहें तो यही बनेगा कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 84x, ये रिलेशन भी ठीक होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 84x, ये भी ठीक होगा। और अगर इनके साथ इनइक्वालिटीज का साइन होगा तो फिर हम लोग हर कंपाउंड इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का बटन, इनइक्वल टू का जो है वो साइन लगा देंगे। बाकी इसमें इनकी कैलकुलेशंस के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इनकी कैलकुलेशंस के अंदर कोई फर्क नहीं है। इनइक्वालिटीज की बात करते हैं जी। जैसे हम लोगों ने भी बात किया है कि बिग आइटम की तरफ इसका मुंह खुला होगा। नॉर्मली इनइक्वालिटीज हर उस आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक रेंज बताते हैं जो कि एक सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करती है। ये रेंज, इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। इट इज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आंसर्स फॉर विच द इनइक्वालिटी इज ट्रू। नंबर लाइन पे अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो x इज लेस देन 2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारी नंबर लाइन है, सेंटर में 0 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ एक लाइन लगा देंगे। तो ये हमारी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। किस इनइक्वालिटी को? x इज लेस देन 2। लेकिन अगर हम 2 को से शुरू करें और 2 के अंदर रंग भर दें और फिर इस तरह से करें तो ये हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है जी, बेसिकली इन दोनों में सिर्फ एक आइटम का फर्क है। x लेस देन 2 जो है ये 2 को एक्सक्लूड कर रहा है सोल्यूशन सेट में से, और x लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर जो एग्जैक्ट 2 वाला पॉइंट है ना, ये भी हमारे सोल्यूशंस में शामिल है। ठीक है जी, तो इस तरह से इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल इनइक्वालिटीज जो होती हैं उसमें हम इन दोनों को अलग अलग करके दिखा सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप इक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ द थिंग कि अगर एक आइटम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है और वो नेगेटिव साइन है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस के केस में नहीं होगा। और कंडीशन नंबर 2 कि वो एक नेगेटिव नंबर हो, तो फिर हमने डायरेक्शन को रिवर्स करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, अदरवाइज हमारी इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं। कोई एक आधा ही सवाल करते हैं, फिर उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये देखें जी, ये वाला जनाब हमारा सवाल है 2x माइनस 5y इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, इसमें हम लोग जो है वो y को सॉल्व करेंगे, इसको भी देखते हैं। x और y के अलावा जो सिर्फ x हो या सिर्फ y हो। ठीक है जी, ये वाला एक सवाल है। 1/2 4x, ये बेसिकली है 1/2 4x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप इसको इसी जगह पे जो है वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, आगे आप सॉल्व कर लेंगे, ये ईजी है। ठीक है जी, इसमें एक सवाल था जिसमें माइनस की आइटम जो है ना वो उधर जा रही थी। जैसे ये वाला एक सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 18, इसको इधर लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था जी 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन -1। अब देखिए, बेसिकली ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं।
ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है 27, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, ठीक है जी। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 के साथ, माइनस करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है 2x + 1 के साथ ग्रेटर देन -1। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 3 9x + 6 -18x - 9 इज़ ग्रेटर देन -27। देखें ये 27 इधर पॉजिटिव था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये होगा जी 9x - 18, तो ये बनेगा जनाब -9x, और ये जो प्लस का 6 है और माइनस का 9 है ये इधर चले जाएंगे, -27 - 6 + 9, तो जगह -9x ग्रेटर देन, अब क्या आइटम आ रही है जी इधर -27 और -6 -21 + 9, नहीं -27 और -6 33 बनेगा, 33 में 9 जमा करेंगे तो 24 बन जाएगा, 24 माइनस का, ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा x, अब ये माइनस का 9 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये माइनस का साइन है, ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -24 ओवर -9, ठीक है जी, -24 ओवर -9। अब ये माइनस माइनस प्लस में हो गया जी, तो ये मेरा जो है x 8/3 बन जाएगा, 8/3, ठीक है जी, या ये 3.67 बनेगा, 3.667। तो जब हमने माइनस का आइटम जो है -9 उधर ले जाके नीचे डिवाइड किया तो हमने साइन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, हाँ 2.67, ओके 2.667। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना जो है वो बिल्कुल इजी है, जस्ट लाइक हम इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक काम ये करते हैं कि जो हमारा माइनस की आइटम है अगर उधर से इधर आते हुए मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए इधर आके दूसरी तरफ जाके, तो फिर हम लोग अपनी इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। अगर फर्ज करें कि इसके साथ इक्वल टू का साइन भी चल रहा होता, तो जब हम इसका डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो भी हम इक्वल टू का साइन इसके साथ लेकर आएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इक्वल टू का साइन इसके साथ ही रहेगा, इक्वल टू के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ डायरेक्शन इनइक्वालिटी की चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करें तो हमने कहा था कि y = a + mx, यानी कि y = फॉर एग्जाम्पल 3 + 2x, तो ये एक लाइन बनती थी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक जो कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ये 3 है, यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो हर वो पॉइंट जो इस लाइन पे फॉल करता है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि उस लाइन का जो y कंपोनेंट है, उस पॉइंट का जो y कंपोनेंट है वो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने से आ जाएगा। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन के ऊपर फॉल होने वाले इस कंपोनेंट पॉइंट का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहूँ, तो ये जो x कंपोनेंट है ना जो x एक्सिस पे आ रहा है, इसको मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करूँगा तो जो आंसर आएगा वो इसका y कंपोनेंट होगा। ये बात तो हम लोगों ने कर ली है चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि ग्राफिकली हम एक लाइन के ऊपर फॉल करने वाले तमाम पॉइंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होती है। और इसका मतलब यह है कि किसी भी एक पॉइंट का x कंपोनेंट जब हम इस लाइन में फिट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। यानी कि y = 3 + 2x, हम उन तमाम y पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उन तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो इस लाइन पर फॉल करते हैं, विच आर राइडिंग ऑन दिस लाइन। राइड करना कहते हैं जैसे घोड़ा सवारी करते हैं, घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं आप, सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पर मौजूद हैं, सारे पॉइंट्स इस लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन y इज ग्रेटर देन 3 + 2x जो है, अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो ये उन तमाम पॉइंट्स की बात कर रहा है जहां पे हम x की वैल्यू रखें तो y
इस पॉइंट से ऊपर आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की वैल्यू थी 5, तो मैं जब यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y का मतलब है 13, 2 × 5/3, y इज ग्रेटर देन 3 + 2 × 5, यानी कि 13 से बड़ा वाला। यानी कि इधर देखिएगा जरा कि ये वाला जो पॉइंट है येलो वाला, ये तो लाइन पर फॉल कर रहा है। हम इसके बाद इसके ऊपर फॉल करने वाले तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहां पे y 13 से बड़ा है, सारे पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स, यानी कि इस वक्त इससे ऊपर वाले तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये इक्वेशन रखते हैं ना, y इज ग्रेटर देन 3 + 2x, तो हम बेसिकली इन तमाम पॉइंट्स की कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं। जब हम लोग y की वैल्यू 5 की बजाय 6 रखेंगे x की वैल्यू, तो फिर वो वैल्यू इसके ऊपर वाले तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग सारी कैलकुलेशंस करें तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, हम लोग इस लाइन से ऊपर वाले सारे एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारा एरिया इस वक्त, ये सारे पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इनइक्वालिटी। हमने कहा था किसी भी इनइक्वालिटी के जो आंसर्स होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं। तो इन्फिनिट आंसर्स का ये मतलब है कि उसमें कोई भी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे इनइक्वालिटी की, तो हमारे पास जो है वो y का जो आंसर आएगा वो इससे ऊपर वाले आएंगे। तो व्हेन y इज ग्रेटर देन 3 + 2x, तो हम हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो 3 + 2x की लाइन से ऊपर वाली साइड पे फॉल कर रहा है। ये ऊपर वाले सारे, इवन टीवी से बाहर निकल जाएंगे हम, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये इक्वेशन ट्रू साबित होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, एक मेरे पास ये पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस इनइक्वालिटी का y इज ग्रेटर देन 3 + 2x, इसका जो है वो ट्रू सोल्यूशन होगा। वो कैसे? जब मैं इसका x फाइंड आउट करूंगा तो इसका x कितना आ रहा है? 5। तो वो कहते हैं कि इस पॉइंट का जो y है, y ये वाला जो पॉइंट है, ये 3 + 2x से बड़ा होगा। यही बात कर रहे हैं ना। तो 3 + 2x करते हैं, ये है जी 5 ज़रब 2, यानी कि 3 + 2x तो 13 के इक्वल आता है। तो ये जो पॉइंट है ये 13 से बड़ा है। ये कुछ भी हो सकता है, 14, 15, 16, 17, लेकिन ये 13 से बड़ा है। इट इज ग्रेटर देन 13, y इज ग्रेटर देन 13। तो ये याद रखिएगा कि इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि वो तमाम पॉइंट्स जो कि एक लाइन के ऊपर फॉल करने वाले पॉइंट्स से बड़े हैं, जिनका y एक्सिस उन तमाम पॉइंट से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी हमें जो है एक रीजन की तरफ इशारा करता है। इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। आपसे पूछ सकता है कोई कि ये बताएं कि इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, कितने होते हैं? तो हम कहेंगे इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। y 13 से बड़ा होना चाहिए, जो मर्जी हो सकता है। देखो इस पॉइंट पे y जो है वो फॉर एग्जांपल 14 होगा, इस पॉइंट पे y 15 होगा, इस पे 16 होगा, इस पे 17 होगा, इस पे 18 होगा, इस पे 19, 20, 21, 22 माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे पॉइंट्स जो है वो इससे ऊपर वाले इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में फॉल करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम सामने रखते हुए अपने सोल्यूशन सेट्स को ग्राफिकली देख सकते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे सोल्यूशन सेट में फॉल करते हैं। और इसके लिए एक ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है जिसे हम लीनियर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन एक 2 डायमेंशनल प्लॉट के अंदर लिमिटेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग अपनी दोनों लिमिटेशंस जो हैं उनको अपने सामने ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उनमें से अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें रेलिवेंट ऑप्टिमल पॉइंट है वो जो चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड होता है ऐसे पॉइंट्स, ऐसी कैलकुलेशंस का जिसमें हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। उसमें से हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है। तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ग्राफिकल मेथड की कैलकुलेशन, एक समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जी।
ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पी एंड क्यू वाला, क्वेश्चन नंबर 42 है जी। सवाल देखते हैं, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू, दो प्रोडक्ट्स बनाता है पी एंड क्यू विच मस्ट पास थ्रू द सेम प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए एंड बी, हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 240 आवर्स एंड 100 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब अगर एक यूनिट बना रहे होते, हम सिर्फ पी बना रहे होते, तो हम कहते हैं कि यार हम बस देखेंगे हम कितने बना सकते हैं। ठीक है, सही है। और दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर 240 घंटे और 100 घंटे की हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्रोडक्ट ए नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 3 आवर्स एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली इन डिपार्टमेंट ए एंड बी। प्रॉफिट यील्ड, हाँ चलो सवाल अभी हम लोग इसका पूरा यहाँ से कर लेते हैं ना, वो तो बन गई ना आपकी इसको करते हैं, सवाल पूरा सॉल्व करते हैं, इसकी पूरी ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा सवाल समझना, इन डिपार्टमेंट ए एंड बी प्रॉफिट यील्ड फॉर द प्रोडक्ट पी इज 700 फॉर क्यू, 700 फॉर पी एंड 500 फॉर क्यू। एक यूनिट आप बना के बेचते हैं, 700 का प्रॉफिट प्रोडक्ट पी का आता है और 500 का प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्ट क्यू का आता है। ठीक है, तो हमें कौन सा यूनिट बना के बेचना चाहिए अगर हम लोग लीनियर ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाएं? तो हमें पता है कि पी का प्रॉफिट ज़्यादा है, ज़्यादा पी बना के बेचो। क्या ख्याल है? पी का प्रॉफिट ज़्यादा है, ज़्यादा पी बना के बेचना चाहिए। अगर मैं पी बनाना शुरू करूँगा तो मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, मेरा आपसे ये सवाल है। जो प्रोडक्ट पी है डिपार्टमेंट ए और बी इन दोनों में यूटिलाइज होगा। प्रोडक्ट पी की यूटिलाइजेशन कितनी है जी? प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। 4 जो है वो डिपार्टमेंट ए में और 2 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगते हैं। डिपार्टमेंट ए के टोटल आवर्स कितने हैं? डिपार्टमेंट ए के टोटल आवर्स हैं हमारे पास 240 और बी के टोटल आवर्स हैं 100। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्टिमम प्रोडक्शन या पॉसिबल प्रोडक्शन जो है वो कितनी है? हम लोग डिपार्टमेंट ए के अंदर प्रोडक्ट पी के टोटल 240 तकसीम 4 यानी कि 60 यूनिट्स बना सकते हैं। और अगर हम बी के हिसाब से देखें तो 100 तकसीम 2 यानी कि 50 यूनिट्स बना सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि पॉसिबल प्रोडक्शन जो है उस हिसाब से देखा जाए तो बी के हम टोटल 50 यूनिट्स बना सकते हैं, 60 नहीं बना सकते, क्योंकि ए के अंदर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है लेकिन बी जो है वो हमारी प्रोडक्शन पूरी यूज़ हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि पी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था तो हम लोग जो है वो पी के यूनिट्स ही बनाएंगे 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 700 के साथ और हम लोग जो है वो 35,000 का प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसे ही करना चाहिए ना। देखें 60 नहीं बना सकते ना। देखें पी 2 डिपार्टमेंट्स में जाएगा। पहले पी जो है वो डिपार्टमेंट ए में जाएगा, वहाँ पे 4 घंटे लगेगा। फिर डिपार्टमेंट बी में जाएगा, वहाँ पे 2 घंटे लगेगा। ए में टोटल जो है वो 240 घंटे अवेलेबल हैं और बी में 100 घंटे अवेलेबल हैं। पहले ए में जितने घंटे लगेगा उसके बाद बी में जाएगा। अगर हम सिर्फ डिपार्टमेंट ए के हिसाब से देखें तो हम प्रोडक्ट पी के 60 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट बी के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट पी के 50 यूनिट्स बना सकते हैं। तो मैक्सिमम हम उतने ही बना सकते हैं जितने फिनिश कर लेंगे, वरना क्या होगा कि डिपार्टमेंट ए के 60 यूनिट बना लेंगे जिसमें से सिर्फ 50 यूनिट डिपार्टमेंट बी प्रोसेस कर सकेगा, बाकी 10 यूनिट जो है वो पड़े रहेंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो हम सिर्फ ये करेंगे कि 50 यूनिट्स ही बनाएंगे, 60 तो हम बना नहीं सकते क्योंकि 60 डिपार्टमेंट ए तो बना देगा, बी 60 यूनिट प्रोसेस नहीं कर सकेगा, बी सिर्फ 50 यूनिट प्रोसेस कर सकता है। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम बात यहाँ पे लग रही है वो ये है कि हम 50 यूनिट प्रोडक्ट पी के बनाएं, 700 रुपये का प्रॉफिट कमाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं यार प्रोडक्ट पी ना बनाओ, तुम क्यू बनाओ, प्रोडक्ट पी को छोड़ दो। हम दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं, हम प्रोडक्ट क्यू बनाते हैं। क्यू का प्रॉफिट कम है लेकिन मुझे लग रहा है कि हम क्यू के यूनिट ज़्यादा बना सकते हैं,
तो हो सकता है कि क्यू के ज़्यादा यूनिट्स बनाने से तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, तो आप उसकी कैलकुलेशन करना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे जनाब चलो जी प्रोडक्ट क्यू अगर बनानी है, मेरे पास डिपार्टमेंट ए और बी दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए में 240 घंटे अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट बी में 100 घंटे अवेलेबल हैं। पी के एक क्यू के एक यूनिट को कितना टाइम लगता है प्रोडक्ट ए में, डिपार्टमेंट ए में 2 घंटे और बी में 1 घंटा। सही है, ओके। इसका मतलब यह है कि हम टोटल पॉसिबल यूनिट जो बना सकते हैं क्यू के डिपार्टमेंट ए के अंदर वो है 240 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 120, और बी के अंदर 100 यूनिट बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास 100/1 यानी कि 100 यूनिट बी प्रोसेस कर सकता है और 120 यूनिट ए प्रोसेस कर सकता है। तो हम लोग इस सिनेरियो में प्रोडक्ट क्यू के कितने यूनिट्स मैक्सिमम बना सकते हैं? 100 यूनिट, क्योंकि प्रोडक्ट ए कहेगा मैं 120 बना सकता हूं, हम उसे कहेंगे तू बह जा। क्यों? क्योंकि बी के पास तो इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो डिपार्टमेंट ए उतने ही यूनिट बनाएगा जितने बी प्रोसेस कर सकेगा। तो इन दोनों में से जो लोअर हैं वो प्रोसेस कर सकेगा। हम कहते हैं जी 100 यूनिट जो है वो बना देगा और 1 यूनिट जो है वो हमारा 500 का बिकता है, तो हमें तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आप देखें कि पहले हमें लग रहा था कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली चीज तो प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए बनाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट पी बनाते हैं और 35,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। किसी सियाने ने हमें कहा था, मैंने कहा था ना कि यार प्रोडक्ट क्यू बना के देख लो, तो आपने जब प्रोडक्ट क्यू की कैलकुलेशन की तो आपको पता चला कि आप तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हमें एक ऐसा फाइनल आंसर निकाल के देता है जिसमें हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? देखें, जब हम लोग प्रोडक्ट पी बना रहे थे, तो हमारे पास डिपार्टमेंट ए के अंदर 10 यूनिट मजीद बनाने की गुंजाइश थी। डिपार्टमेंट ए कहता था मैं 60 यूनिट बना दूंगा, लेकिन हमने कहा क्योंकि डिपार्टमेंट बी 50 यूनिट बनाएगा, 50 यूनिट प्रोसेस कर सकेगा, इसलिए तुमने भी 50 ही बनाने हैं। तो वो कहेगा मेरे पास 10 यूनिट्स की स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, मैं पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। हम कहते हैं कोई बात नहीं, जाया हो गया, कुछ नहीं होता। लेकिन जब किसी सियाने आदमी के कहने पे आपने प्रोडक्ट क्यू की कैलकुलेशन चेक की तो आपको पता चला कि क्यू जो है वो डिपार्टमेंट बी को पूरा यूटिलाइज कर लेगा, डिपार्टमेंट ए के अभी भी कुछ यूनिट जो है वो हमारे पास बच जाएंगे। अब उसके पास 20 यूनिट की प्रोडक्शन बच जाती है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्टिमम आंसर है जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें जाया भी ना हो और हम लोग एक फाइनल आउटपुट पे भी पहुंच जाएं कि इतने यूनिट्स बना लिए जाएं और हमारा प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हो? ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करें और फिर उसमें से देखें कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में हो रहा है। तो ये मेथड जो है ये लीनियर ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन में हम हर रिस्ट्रिक्शन को एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं और उस इनइक्वालिटी को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग कैलकुलेशंस कर सकेंगे और एक फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये याद कर लें, कहीं नोट कर लेते हैं साइड पे, कि जब हम लोग खुद से कुछ जो है वो कैलकुलेशंस कर रहे थे, हमने सोचा कि ऑल क्यू बनाते हैं, ऑल पी बनाते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट आता था वो 35,000 आता था। जब हमने कहा सिर्फ ऑल क्यू बनाएं तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट 50,000 आता था। क्या हम कोई ऐसा भी मिक्स बना सकते हैं इन आइटम्स का जिसमें हमारा प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा हो सकता है हो सकता है ना हो? तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमें एक ऐसा मेथड बताती है जिसके थ्रू हम लोग एक मैक्सिमम पॉसिबल या मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट जो है उसे हासिल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम सेट है उसको डिफाइन करना है और फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है। इसके कुछ स्टेप्स होंगे जी। स्टेप 1 जो है वो क्या है जी, आपने कॉन्स्ट्रेंट्स डिजाइन करने। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट ए और बी के डिपार्टमेंट में लिमिटेशंस है। प्रोडक्ट ए और बी के डिपार्टमेंट में लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि लिमिटेशन क्या है।
क्योंकि हम लिमिटेशन से ही लड़ रहे हैं, लिमिटेशन से हमने शुरू करना है, लिमिटेशन से लड़ रहे हैं, लिमिटेशन से शुरू करना है। हमारे पास डिपार्टमेंट ए की लिमिटेशन है और डिपार्टमेंट बी की लिमिटेशन है। डिपार्टमेंट ए की लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम हमारे पास 240 आवर्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट बी की लिमिटेशन क्या है, 100 आवर्स अवेलेबल हैं। ये तो हो गई लिमिटेशन। क्योंकि हमने इस लिमिटेशन से लड़ना है तो हमने सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस लिख लेनी है। कोई भी सवाल होगा लीनियर ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें कोई लिमिटेशन होगी जिसको हमने फुलफिल करना है, तो आपने सबसे पहले लिमिटेशंस डिफाइन करनी है, उस लिमिटेशंस को लिख लेना है। फिर उस लिमिटेशन का यूजेज किधर किधर है, ठीक है, लिमिटेशन को कंपेयर कर रहे हैं ना उसके यूजेज के साथ, तो लिमिटेशन का कंपैरिजन होगा उसके यूजेज के साथ। इसका यूजेज हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर और प्रोडक्ट क्यू के अंदर। प्रोडक्ट पी के एक यूनिट को अगर हम एक्स कह दें और प्रोडक्ट क्यू के एक यूनिट को वाई कह दें, ठीक है जी, तो हमारे पास एक लिमिटेशन की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ए के अंदर प्रोडक्ट पी का एक यूनिट जो है वो कितने आवर्स लेता है, तो यहां से पढ़ते हैं और इधर लिखते हैं। उसने कहा जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 240 आवर्स एंड 100 आवर। प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन ए एंड 2 आवर्स इन बी। तो प्रोडक्ट पी के आगे 4 आवर्स इन ए एंड 2 आवर्स इन बी लिख देना हमने, 4 ए और 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। तो लिमिटेशंस कैसे यूज हो रही है, प्रोडक्ट ए जो है प्रोडक्ट पी जो है वो डिपार्टमेंट ए और बी में 4 घंटे और 2 घंटे लेती है। और जहां तक प्रोडक्ट क्यू की बात है तो प्रोडक्ट क्यू को 3 घंटे और 1 घंटा लगता है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये हमने कैलकुलेशन में जो हम लोग यहाँ पे बना रहे थे हमने 2 घंटे लिख लिया था, लेकिन 3 और 1 की कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, ये वाला 3 लिख दिया था शायद, नहीं ये भी ठीक है, ये हमने ठीक है, पता नहीं अब वो मैंने मिटा दिया। चलें, बहरहाल ये हमारी लिमिटेशन होगी। इसका ये मतलब है कि हम लोग यहां से अपने कॉन्स्ट्रेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम लोग x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P बनाएं और y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Q बनाएं, तो हमारे पास इनकी यूटिलाइजेशन 4x + 3y और 2x + 1y बनती है। और ये हमारी लिमिटेशन ये है कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 240 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4x + 3y, और दूसरी क्या बनेगी 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + y। ये हमारे 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। लिमिटेशन को हमने किसके साथ कंपेयर करना है वो भी आप यहां पे लिखें लाइन लगा के, इसे हम कहते हैं जी प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट पी के एक यूनिट का प्रॉफिट 700 है और बी के एक यूनिट का प्रॉफिट 500 है, पी और क्यू के। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा जिसे हम z फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 700x और 500y के इक्वल होता है इन दोनों को जमा करने से। तो जब आप इस टेबल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपका काम जो हो जाएगा खत्म। 4x + 3y should be less than equal to 240 और 2x + y should be less than equal to 100। ये इस तरफ लिखे हुए, अगर इनको उस तरफ लिख देंगे तो वैसे हो जाएगा जैसे आप इसको पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4x + 3y should be less than और equal to 240 होना चाहिए, और ये should be less than equal to 100 होना चाहिए। तो ये हमारे 2 कॉन्स्टेंट्स हैं जी, और ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है जिसको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन भी कहते हैं। एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है। इसके साथ फिर 2 नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि x और y का आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में x y का आंसर नहीं जा सकता, सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो 2 कांस्टेंट्स जो हैं वो ये वाले हैं। इसके अलावा कुछ और कांस्टेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे कहते हैं कि जी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं x, y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। इन दोनों को जोड़कर भी लिखा जा सकता है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नेगेटिव नहीं हो सकता।
सेम गोज विद वाई। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये आपके आंसर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये होगा कि हमने इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। हमारे पास दो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं, 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 240, 2x + y लेस देन इक्वल टू 100। आपने अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमारा होगा जी स्टेप नंबर 2। क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है इसलिए आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की जो है वो जरूरत पेश आएगी। हम भी कुछ लाइनें सीधी सीधी लगा लेते हैं, वरना तो टेढ़ी लाइनें लगा लगा के जो है ना वो काम हमने खराब ही किया होता है। कम से कम ये सीधी लगा लेते हैं। अब हमने इसको ड्रॉ करना है जी। ड्रॉ करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है जी, आपने गौर से देखना है। देखें, सबसे पहले आपके पास ये इनइक्वालिटी है 4x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 240, ये वाली। आपने इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट करना है? इक्वालिटी में। 4x + 3y इज इक्वल टू 240। फिर एक काम करें, x इज इक्वल टू 0 रखें और y फाइंड आउट करें इसका, और एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 रखें और x फाइंड आउट करें। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। हमें पता है कि दो पॉइंट से हम लाइन बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, 0 रखने से ये वाला सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये 3 जो है ये उधर जाके 240 पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा जी? 80। x 0 रखने से y 240 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल होगा। 240 डिवाइडेड बाय 3, 8 3 24, 80 आंसर आएगा। जब हम y 0 रखेंगे तो ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 60। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है जी 60,0। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि लाइन 1 के ऊपर फॉल करते हैं, लाइन 1 के हैं, इनइक्वालिटी 1 के हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी ड्रॉ हो जाएगी। सेम गोज विद द नेक्स्ट इक्वेशन जो कि है हमारे पास 2x + y लेस देन इक्वल टू 100। तो यहां पे जब हम x 0 रखेंगे तो y 100 के इक्वल आएगा, और y 0 रखेंगे तो x हमारा 50 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। x 0 रखा, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, y इक्वल टू 100 हो गया, क्योंकि हमने इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देना ना। और अगर y 0 होगा तो x का ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x 50 हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास लाइन 2 के भी आ जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हम 50 तक जा रहे हैं, तो हम अपने एक्स एक्सिस के ऊपर 50 तक की पॉइंट्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 यानी कि 10 20 30 40 50 60। एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो 80 100 ये दो पॉइंट्स जा रहे हैं हमारे पास, मैक्सिमम 100 तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन जो है वो हम लोग इधर से ही शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 90 और 100। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग जो है वो इनको पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला जी 0,80, x 0 y 80, ये वाला पॉइंट बनेगा जी 0,80। और दूसरा पॉइंट है जी 60,0, x 0 x 60 y 0। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देंगे तो हमारे पास ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली लाइन है विच इज
जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारी पहली लाइन थी, 4x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो समझ लीजिए कि इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वल टू 240। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको इनइक्वालिटी की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो ये लेस देन 240 हो जाएगा, यही था ना। इसका ये मतलब है कि हर वो पॉइंट जो इस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है जी, लेस देन के साइन का मतलब ये है कि ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, नीचे की तरफ है, तो इससे तमाम पॉइंट्स जो नीचे की तरफ हैं वो हमारे रेलिवेंट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं गए कि हमारे पास एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट भी था जो कहता था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका आंसर। सेकंड जो लाइन है वो है 0, 100 और 50 0 की, तो इसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 और 100 ये पॉइंट हो गया वो ऊपर, और 50 0 जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक लाइन से मिलाते हैं ताकि कम से कम हमारी लाइन तो सीधी होना यार। है ना। ये वाली जो सेकंड लाइन है जी, ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, येलो लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारे जो है ये हमारा फिजिबल रीजन है। येलो लाइन कहती है कि येलो लाइन से नीचे नीचे रहना है, ये हमारे येलो लाइन के फिजिबल रीजन्स बन जाएंगे। और रेड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेड लाइन कहती है कि मेरा जो फिजिबल रीजन है वो ये वाला है सारा। रेड लाइन कहती है कि वो जगह जहाँ पे ये ऊपर वाला ये वाला एरिया है ना, येलो वाला, इसमें जाना मना है। येलो लाइन कहती है मेरे से ऊपर जाना मना है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये कुछ एरिया को डिसेबल कर देती है। रेड लाइन के हिसाब से ये वाला जो एरिया है ये पॉसिबल है, लेकिन येलो लाइन कहती है खबरदार इधर नहीं जाना। और इसी तरह से येलो लाइन के हिसाब से ये वाला एरिया पॉसिबल है क्योंकि ये उसके नीचे फॉल करता है, लेकिन रेड लाइन कहती है कि ये तो मेरे से ऊपर फॉल करता है, इधर नहीं जाना। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला एरिया होगा जो कि इन दोनों के नीचे फॉल कर रहा है और दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है जी, ये वाला एरिया। ठीक है जी, ये इधर से भी इसके नीचे है, येलो लाइन के नीचे है, और उसके बाद दूसरी तरफ से भी इसके नीचे। तो सिर्फ इन दोनों का जो कॉमन रीजन है इसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन जो होता है, अगर वो चारों कॉर्नर्स या चारों साइड उसकी बंद हो तो इसको हम बाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं। और अगर ना हो, खुला हुआ हो, उसकी भी एक एग्जांपल करेंगे, उसे हम अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहेंगे। ये ऐसा फिजिबल रीजन होता है जिसकी कोई ना कोई साइड ओपन होती है। जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है या अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ये जब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल आता है, उस रूल को हम कॉर्नर पॉइंट थ्योरम कहते हैं। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि भाई जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है ना, लोअर भी और हायर भी, मैक्सिमम वैल्यूज आपकी कॉर्नर पॉइंट्स पे फॉल कर रही होती हैं। मैक्सिमम वैल्यूज कॉर्नर पॉइंट्स पे फॉल कर रही होती हैं। किसी भी इनइक्वालिटी की मैक्सिमम वैल्यूज कॉर्नर पॉइंट्स पर फॉल कर रही होती हैं। तो इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक कॉर्नर पॉइंट तो है जी ये, इसे मैं कॉर्नर पॉइंट ओ कहता हूं क्योंकि इसके एक्स और वाई क्वाड्रेंट्स 0,0 होते हैं। फिर एक पॉइंट था ये क्या था जी, 50,0 था ये। एक पॉइंट था ये हमारे फिजिबल रीजन का पॉइंट था विच वाज 80,0, x0 सॉरी 0,80, 0,50
अच्छा वो ऊपर वाला ना, x 0 y 50, सॉरी x 50 y 0 और ये है क्या 0,80, 0x और 80y। ठीक हो गया जी। तो ये अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स तो ये आ गए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, और ये वाला एक पॉइंट है जिसका हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये कॉर्नर है हमारी शेप का। तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि शेप के कॉर्नर्स के ऊपर विजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है आपने, जो पॉसिबल सोल्यूशन है जो मैक्सिमाइज है, यानी कि कॉर्नर के ऊपर वैल्यूज मैक्सिमम होगी, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो हम लोगों ने ये देखना है कि हमने करना क्या है। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम से हम लोग कुछ कॉर्नर पॉइंट्स तो निकाल लेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट O है जिसके x और y कंपोनेंट्स 0 0 हैं। एक कॉर्नर पॉइंट A है जिसके x और y कंपोनेंट जो है वो 50,0 हैं। एक कॉर्नर पॉइंट B है जिसके x और y कंपोनेंट 0,80 हैं। एक कॉर्नर पॉइंट C है, इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि ये दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना जो है वो कैसे पॉसिबल है, हम इन दोनों लाइंस का साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकाल लेते हैं। पहली लाइन है जनाब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और दूसरी लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। किसी एक में से किसी एक वेरिएबल का आंसर निकाल के दूसरे में पुट करने से ये सॉल्व हो सकता है, या इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करना आपको आता है। तो बहरहाल मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे इसको क्विकली कैलकुलेट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 100 माइनस 2x और ये 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 240, 4x प्लस 300 माइनस 6x इज इक्वल टू 240। तो ये हो जाएगा जी -2x माइनस 60, x कितना आ जाएगा जी 30। तो भैया x 30 हो गया, तो y कितना होगा इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो y 100 माइनस 2x 2 इंटू 30 y इज इक्वल टू 40। ये लें जी, तो आपके पास ये जो पॉइंट बना वो बना 30,40, 30x 40y। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हो गया 30x 40y, 30,40। अब इसको हम लोग अपने ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर मैक्सिमाइजेशन फंक्शन जो है, जो ऑप्टिमम फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर हम लोग x के वो वैल्यू और y की वो वैल्यू रखें तो इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, दूसरे पे ज़्यादा होगा, तीसरे पे ज़्यादा होगा, या चौथे पे। तो हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन था वो था जी 700x प्लस 500y, यही था जी। अगर हम लोग इस पॉइंट पे रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 700 इंटू 0, 500 इंटू 0। ये तो बकवास बात है, 0 प्रॉफिट तो नहीं चाहिए ना हमें। हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें चूज करना होगा। यहाँ पे देखते हैं जी 700 इंटू 50 प्लस 500 इंटू 0, 35,000, ठीक है 35,000। दूसरा ये था कि अगर हम सारा ही जो है वो प्रोडक्ट क्यू बनाए तो ये 100 की बजाय 80 आता है। ये हमने 50,000 निकाला हुआ था। ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमने कुछ गलत कैलकुलेट किया, वो 50,000 बनाया हुआ था हमने, ये 40,000 आएगा। 700 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 80, 40,000। और पॉइंट सी की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि 700 इंटू 30 प्लस 500 इंटू 40, तो कितना बना जी 21,000, 41,000, 41,000। तो हम क्योंकि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम वो पॉइंट चूज करेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। ये मैं कह रहा था कि ये हमने यहाँ पे जो लिखा है वो 50 लिखा है, ये 40 होना चाहिए, ये 40 दे रहा था। अगर हम ऑल क्यू बनाएं तो हम 40,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं बस। लेकिन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हमें कहती है कि अगर आप 30 यूनिट बनाएं पी के और 40 यूनिट बनाएं खा के, सॉरी पी और क्यू, पी के 30 यूनिट नहीं बनाने, पी प्रोडक्ट के 30 यूनिट बनाने हैं, तो 40 यूनिट जो है वो क्यू के बनाने हैं, तो फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, विच इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 41,000। तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन हमें ये इस हेल्प करता है इस सिचुएशन को कि हमने तमाम पॉसिबल, आप देखें इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं
इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है x30 y40 y10, तो हम लोग x के 30 यूनिट और y के 10 यूनिट्स भी बना सकते हैं। ये हमारा फिजिबल रीजन है, पॉसिबल रीजन है। हम लोग इस एरिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस एरिया में कोई भी x का पॉइंट और y का पॉइंट ले लें तो हम उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम लोग x के 30 और y के 10 यूनिट्स बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। हम इस पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस वाले के ऊपर भी, कि x के 40 बना लें और y के 10 बना लें। ये भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, हर पॉइंट पे कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकली जरा देखिएगा, चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, क्या यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? ये बेसिकली क्या है, 80 यूनिट x के, 80 यूनिट y के और तकरीबन 8 यूनिट x के। क्या 8,80 के ऊपर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं। लाल वाला जो है वो कहेगा कि ये मेरी पहुंच से बाहर है, क्योंकि लाल वाली लाइन यहां पे आके खत्म हो जाती है। तो मैं अगर कहूंगा कि यार इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर दो, यानी कि 80 यूनिट y के और तकरीबन 8 यूनिट जो है वो x के बना दो, तो क्या आप बना सकोगे? आप कहोगे जी नहीं, ये हमारे फिजिबल रीजन से बाहर है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। कैलकुलेट करके देखें 8 और 80 पे क्या प्रोडक्शन हो सकती है? हमारे पास जो है वो 8 यूनिट P के और Q के कितने यूनिट्स देखिएगा जरा, 8 यूनिट P के और Q के 80 यूनिट्स। P के 1 यूनिट के ऊपर डिपार्टमेंट A के ऊपर कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स और 3 आवर्स, और इधर हमारे पास लगते हैं 2 आवर्स और 1 आवर। ऐसे ही है प्रोडक्ट A को, P को A और B में इतने। अब जरा देखिएगा डिपार्टमेंट A के हिसाब से देखा जाए तो 800 का 32 और 8 ज़रब 3 240, तो डिपार्टमेंट B के कितने यूनिट्स, A के कितने यूनिट्स लग गए? 272। हमारे पास डिपार्टमेंट A के टोटल यूनिट्स कितने हैं? 240। हम कहेंगे यार इतनी तो प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते हम। डिपार्टमेंट A जो है वो मिनिमम शॉर्ट सप्लाई में है। क्या डिपार्टमेंट B शॉर्ट सप्लाई में है? ये हम यहां से भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट B के हिसाब से तो ठीक है, येलो लाइन से तो ये नीचे है। तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं, अगर हम लोग 8 दूनी 16 प्लस 80 ज़रब 1 80, टोटल 96 आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट B के। हमारे पास के कितने 100, तो डिपार्टमेंट B कहता है मैं बना लूंगा, A कहता है नहीं भाई मेरी औकात से बाहर है, A कहता है नहीं बना सकूंगा। तो जब हम लोग अपने उस ग्राफ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, हम अपनी पॉसिबिलिटी से बाहर चले जाएंगे। तो ये जो बाउंडेड रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन से बाहर जाएंगे, थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई एक तड़पेगा। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि यार यहाँ पे प्रोडक्शन कर दो, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर वाई एक्सिस की बात करें तो 95 आता है, और एक्स एक्सिस पे बात करें तो तकरीबन जो है वो 35 आता है। तो मैं कहूँगा इतनी प्रोडक्शन कर लोगे, तो दोनों हंसेंगे, ए वाला भी और बी वाला भी, कि सर ये तो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक और चीज देखिएगा ग्राफिकली कि व्हेन वी आर प्रोडक्शन एट सम पॉइंट, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एट सम पॉइंट, तो हमारे पास फिर भी कुछ स्पेयर कैपेसिटी रहती है। अगर हमारा फिजिबल रीजन जो है वो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ जाता है, मैं कहता हूं जी यहां पे प्रोडक्शन करें, तो यहां से लेकर पहली लाइन तक जितना डिस्टेंस है ये हमारी इस डिपार्टमेंट की स्पेयर कैपेसिटी है। यानी कि यहां पे प्रोडक्शन करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारी ये थोड़ी सी जगह देखें, जितना ऊपर है, जितना ऊपर तक हम जा सकते हैं, हम नीचे ही रह गए हैं, तो ये हमारी स्पेयर कैपेसिटी है। और दूसरा जो पहला जो डिपार्टमेंट है रेड कलर वाला, उसकी तो स्पेयर कैपेसिटी और ज्यादा है, वो इतनी है कि हम लोग यहां तक जा सकते थे, हम यहीं पे रुक गए। तो स्पेयर कैपेसिटी भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ग्राफिकली हमें नजर आएगी। अगर तो हम बिल्कुल लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं तो देयर इज़ नो स्पेयर कैपेसिटी। अगर हम लोग लाइन से नीचे फॉल कर रहे हैं तो देयर इज़ ए स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है कुछ बच जाएगा अभी भी इतनी प्रोडक्शन करने के बाद। तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन आपको ये हेल्प करता है कि आप अपनी
लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, आप अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए एक ऐसा सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा कोई और ऐसा पॉसिबल आंसर नहीं है जो पॉसिबल भी हो और 41,000 से ज़्यादा प्रॉफिट दे। ठीक है जी। जिस तरह से हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाया था, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये कहती है कि इससे ज़्यादा बेस्ट फिट कोई और आइटम नहीं दे सकती, यानी कि इससे कम जो है वो रिग्रेशन का डिफरेंस नहीं आ सकता। सिमिलरली हेयर वी कैन से कि देयर इज़ नो अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स और वाई या प्रोडक्ट पी और क्यू कि हम लोग वो बनाएं और हमारा प्रॉफिट 41,000 से ज़्यादा आए। ठीक है जी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है उसको सेट करके दे सकता है। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट्स होंगी ना, जो यूटिलाइजेशंस होंगी, ये जैसे ये लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने ये 2 कॉलम्स बनाए हैं, यूजेज हमेशा आपके 2 होंगे। ठीक है जी, इसके यूजेज हमेशा 2 होंगे, एक एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा, एक वाई एक्सिस पे। कॉन्स्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। इस सवाल में 2 है, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है। तो एक लिमिटेशंस का कोई इशू नहीं है, हम 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूजेज है, जो एक्स और वाई पे प्लॉट होने हैं, वो 2 ही होंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हम नहीं सीखते। ठीक है जी। तो हम लोगों ने लीनियर ऑप्टिमाइजेशन सीखी है, इसकी एक प्रैक्टिस आज हमने की है, अगले लेक्चर में भी हम इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे। और ग्राफिकल मेथड के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ग्राफ को देखकर रिडंडेंट फंक्शन फाइंड आउट करना, ग्राफ को देखकर उसके अंदर से जो है वो इनइक्वालिटीज़ फाइंड आउट करना, रिस्ट्रेंट्स कॉन्स्ट्रेंट्स फाइंड आउट करना, वो चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह कल सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने ये इनइक्वालिटीज़ को समझा है कि इनइक्वालिटीज़ क्या है और किस तरीके से इनके जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो बनते हैं। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू।